हाँ जी, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗੁਰੂ 2.0 ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਪਾर्ट 3 ਆਪਾਂ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ वाले हैं बहुत सारी चीज़ों के वॉल्यूम्स बारे बात करेंगे। एंड पहली बात तो ये है, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको सारी अपडेट सारी पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेंगे, है ना। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे रिजल्ट गुरु नंबर पे भी आप क्वेरी को डाल सकते हो। अगर आपने जीमेल पे डाला तो जीमेल पे भी डाल सकते हैं ना। चलो जी आगे चलते हैं, हम बात कर लेते। पहले हमने लंग्स के बारे में पढ़ा था, हमने लंग्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें करी थी। हमने ये देखा था कि जो हमारा राइट वाला लंग है उसको क्या है 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम लेफ्ट वाले लंग की बात कर लेते हैं, लेफ्ट वाले फेफड़े की बात करते हैं, उसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं 2 हिस्सों में डिवाइड। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, है ना। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि ये इसका जो आउटर वाला है इसका क्या है, एक मेम्ब्रेन बना हुआ है, एक झिल्ली साथ कवर्ड है, जिस झिल्ली में हमने देखा था कि 2 सरफेसेस हैं। जो अंदर वाला है उसको बोलते हैं विसरल प्लूरा बोलते थे, ठीक है जी, विसरल प्लूरा बोलते थे। और एक हमारे पास, सॉरी मैंने आपको दिख नहीं रहा होगा, ये वाला विसरल प्लूरा बोलते थे। और एक हमारे पास था यहाँ पे आउटर वाला जो रेल था, इसको बोलते थे पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा। और इसके बीच में एक द्रव भरा हुआ था। क्या होता है, जैसे ही हमारा जो लंग्स होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फेफड़े एक्सपैंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसके कारण क्या है, वो द्रव के कारण ही पॉसिबल होता है। तो टाइडल वॉल्यूम के बारे में जानते हैं। पहले टाइडल वॉल्यूम के ऊपर एसएससी ने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था, और ये बहुत ही फेमस वाला कॉन्सेप्ट है एसएससी का। अगर एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मैं पेन कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि हमें थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है जी। अगर टाइडल वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड और एक्सेल्ड, है ना, एक्सेल्ड जो होते हैं ऑफ एयर। अब क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो हम, जैसे मैं बैठ के आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो जो हम इंस्पायर कर रहे हैं या एक्सेल कर रहे हैं जिस एयर को, तो उसको जितना उसका वॉल्यूम है उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। ये नॉर्मल समान जो श्वसन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है जी। अब ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको, ये कितना होता है, ये एसएससी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछती है। ये होता है 500 ml के राउंड होता है। तो 500 ml के राउंड हम सांस क्या ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं, ये होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो सरकार इसके बारे में पता होना चाहिए, और ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइडल वॉल्यूम के ऊपर एसएससी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछती है कितना होता है, तो 500 ml के अप्रॉक्स होता है, ये चीज हमें पता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या आईआरवी की बात कर लेते हैं। अब एडिशनल ऑफ द एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय द फोर्सफुल इंस्पिरेशन। मतलब क्या है, अगर मान लो एक तो होता है कि मैं नॉर्मली आपको बैठ के पढ़ा रही हूँ, आप नॉर्मली पढ़ भी रहे हो, नॉर्मल सांस ले रहे हो, आप कुछ फोर्सफुली सांस लेने की कोशिश नहीं कर रहे, है ना। अब कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जगह पे हम काफ़ी एक्सर्शन पैदा होता है ना, तो हम क्या करते होते हैं, फोर्सफुली इंस्पायर नहीं करते, ऐसे अंदर सांस लेते हैं ना। तो जो अंदर सांस ले रहे हैं वो कितनी वॉल्यूम हो सकती है, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है, इसको आईआरवी बोला जाता है। और ये कितनी होती है सरकार, ये 2500 ml से लेके 3000 ml तक पाई जाती है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, मिलीलीटर इतना होता है हमारा, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। अब ये क्या है, ये मैंने फोर्सफुली इंस्पायर करा, तो ऑब्वियसली ये उससे ज्यादा होगा, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा होगा। टाइडल वॉल्यूम कौन सा है, जितना हम औसत जो ले रहे हैं एयर, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना है, नॉर्मल ले रहे हैं, नॉर्मल ले रहे हैं, नॉर्मल छोड़ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। और इंस्पिरेटरी मतलब सांस अंदर लेना, है ना, सांस अंदर लेना, इसको क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन। और रिजर्व वॉल्यूम क्या है, जो हम धक्के से सांस ले रहे हैं अंदर, है ना, उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी, आईआरवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसका एवरेज क्या है, 2500 ml से लेके 3000 ml तक पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय द फोर्सफुली एक्सपिरेशन। देखो, एक तो होता है नॉर्मल सांस छोड़ना, अब मैं नॉर्मल सांस छोड़ रहे हैं, एक होता है हम फोर्सफुली सांस छोड़ते हैं ना, हाँ ऐसे करके, है ना। तो वो वाला जो सांस छोड़ना होता है, इसका वॉल्यूम के बारे में इसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी बोलते हैं। ये चीज पता होना चाहिए। हवा की जो अतिरिक्त मात्रा जो हम बाहर निकाल सकते हैं फोर्सफुली, है ना, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसका एवरेज कितना होता है, 1000 से लेके 1100 ml तक पाया जाता है। 1000 से लेके 1100 ml तक हम बाहर, जो फेफड़ों से बाहर हवा फोर्सफुली निकाल सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। फिर आगे चलते हैं रेजिड्यूल वॉल्यूम। रेजिड्यूल वॉल्यूम देखो, अगर मैंने
किसी चीज को फोर्सफुली बाहर निकाल दिया, एयर को, है ना, फिर भी कुछ ना कुछ सांस तो हमारी जो एयर है ना वो कुछ ना कुछ तो बच जाती है हमारे फेफड़ों में, और उसको बोलते हैं रेजिड्यूल। रेजिड्यूल मतलब जो बचा हुआ है ना, रेजिड्यूल क्या होता है, जो बचा हुआ उसको बोलते हैं रेजिड्यूल वॉल्यूम, बचा हुआ ना। तो रेजिड्यूल वॉल्यूम याद रखिएगा। अगर आपने पहले तो अच्छा चलो आगे ट्रिक के साथ याद रखते हैं। ट्रिक में देखो, अगर मैं नॉर्मल सांस ले रही हूँ, नॉर्मल सांस ले रही हूँ, नॉर्मल छोड़ रही हूँ, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ये पहले बार में हमने डिस्कस करा था। अब दूसरा होता है, जैसे मान लो मैंने क्या करा कि नॉर्मल सांस ली है, अंदर ली है, ठीक है, अंदर ली है, उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। उसको क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी, है ना। अंदर सांस लिया, अंदर सांस लिया, फोर्सफुली लिया, मतलब क्या है, बहुत ज्यादा फोर्स करके हमने सांस लेना स्टार्ट करा, है ना, उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है जी, उसको क्या बोलते हैं, इतना होता है 2500 से लेकर 3000। पहले तो हमने नॉर्मल लिया, वो टाइडल हो गया, फिर IRV आ गया, फिर आ गया ERV। ERV कौन सा, एक्सपिरेटरी, जो मैं फोर्सफुली हवा को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब मैंने हवा को भी बाहर निकाली है, ये वाला देखिए ध्यान से, हवा को भी बाहर निकाली है, कुछ ना कुछ तो फिर भी वॉल्यूम बच जाता है हमारे जो लंग्स में है, टोटल कैपेसिटी है, फिर भी कुछ ना कुछ बच जाता है, उसको बोलते हैं रेजिड्यूल वॉल्यूम। उसको क्या बोलते हैं, रेजिड्यूल वॉल्यूम बोलते हैं, रेजिड्यूल वॉल्यूम। जो बहुत सारा फोर्सफुली एक्सपिरेशन करने के बाद भी, हवा बाहर निकालने के बाद भी, फोर्स के साथ हवा बाहर, बल के साथ हवा बाहर निकालने के बाद भी हमारे पास कुछ ना कुछ एयर बच जाती है हमारे लंग्स में, तो उसको बोलते हैं रेजिड्यूल वॉल्यूम। तो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, ये चीज पता चल गई। नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। जितना ले रहे हैं उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है, मैं फोर्सफुली सांस लेने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये वाला जो डिफरेंस है, फोर्सफुली सांस लेने की कोशिश कर रही हूँ, इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारी सरकार वो है जो हम फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, सांस छोड़ने की कोशिश करें, वो जो मात्रा होती है वो उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बट फोर्सफुली हमने सांस भी छोड़ दी, फिर भी कुछ ना कुछ हवा हमारे क्या है, फेफड़ों में बची रहती है, उसको बोलते हैं रेजिड्यूल वॉल्यूम। ये वाला ग्राफ आप बना लीजिएगा ताकि आपको अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा। सारी चीजें आपके SSC में पूछी जाती है। ERV का कितना एवरेज होता है, ठीक है, ERV कितनी होती है, IRV कितनी होती है। तो याद रखिएगा जो ERV है ये हमारी क्या है, 1000 ml से लेके 1100 ml तक हमारी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पाई जाती है। ठीक है जी, पहले तो ये चीज क्लियर कर ली। उसके बाद टाइडल वॉल्यूम देखी थी हमने। टाइडल वॉल्यूम क्या है, नॉर्मल सांस लेना और नॉर्मल सांस छोड़ना, उतना आयतन कितना होता है इसका, इसका होता है 500 ml के राउंड, 500 ml के राउंड। उसके बाद फिर हमने देखा था IRV मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो 2500 से लेके 3000 ml तक हमारा क्या है था, और यहाँ पे भी हमें ग्राफ में दिख रहा है ये ज्यादा है। बस यही चीज हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब ये वाली चीज हमने कर लिया है। रेजिड्यूल वॉल्यूम जो हमारा बच जाता है ये कितना रह जाता है, ये रह जाता है 1100 ml से लेके 1200 ml तक रह जाता है। बस ये चीज क्लियर होनी चाहिए। फोर्सफुली क्या कर रहे हैं, नॉर्मल सांस ले रहे हैं, फिर फोर्सफुली सांस अंदर ले रहे हैं, फिर फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ रहे हैं, फिर लास्ट पे वो वॉल्यूम बचता है, फोर्सफुली सांस छोड़ने के बाद भी कुछ ना कुछ रह जाता है, उसको बोलते हैं रेजिड्यूल वॉल्यूम। चलो जी, ये चीज क्लियर हो गई। फिर बात करते हैं गैसों का परिवहन की बात करते हैं। मैंने पहले आपको एक चीज बताई थी, जो नाइट्रोजन गैस है ना, मैंने आपके बारे में आपको एक चीज बताई थी, जो हवा में नाइट्रोजन गैस है हम उसको ऐसे ही लेते हैं अंदर और ऐसे ही बाहर छोड़ देते हैं। इसकी ना तो मात्रा कम होती है ना मात्रा बढ़ती है, दोनों से कोई चीज नहीं होती है ना। अब क्या है, एक ब्लड के बारे में हमने देखा था, ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बारे में हमने रक्त के बारे में बात करी थी, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ये चीज हमें पता है। कनेक्टिव टिश्यू या ऊतक है, मतलब क्या कर रहा है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं कनेक्शन वाली, RBC हो गया, प्लाज्मा हो गया, WBC हो गया, टिश्यूज तो उसको ही बोलते हैं ना ऊतक, जो ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं मिलके क्या बनाती है, ऊतक बनाती है। तो ब्लड हमारा एक तरह का ऊतक है, वो भी कनेक्टिव क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या क्या चीज देता है, हार्मोन्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये सारी चीज देते हैं, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये सारी चीजें होती है। अब देखो O2 की बात कर लेते हैं ना। O2 क्या है, पहले ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, 97% जो आरबीसी लेके जाती है ऑक्सीजन को, है ना। और आरबीसी के बारे में हमें पता है, लाल रक्त कोशिकाएं लाल क्यों होती है, हमारे पेन की तरह क्यों लाल होती है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ये चीज हमने ऑलरेडी कर दिया, लोहा पाया जाता है।
जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, लाल। और दूसरा हमने शेप के बारे में बात करी थी, इसका क्या है, बाय कनकेव शेप होती है, 2 कूब वाला शेप होती है, ये भी चीज पता थी हमें आरबीसी की। अब इसके बारे में हमने ये भी बात करी थी कि इसके अंदर ना न्यूक्लियस होता है, क्योंकि इसका काम ही सिर्फ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह स्थानांतरण करना ऑक्सीजन का एक जगह से दूसरी जगह पे, ये चीज हमें पता है। अब 3% हमारी ऑक्सीजन प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व्ड होती है, मतलब अंदर ही उसके घुली होती है प्लाज्मा के। अब प्लाज्मा क्या था, एक द्रव था जिसमें 90 से 92% हमारे पास पानी पाया जाता था, वाटर पाया जाता था। वाटर के बाद हमारे पास 6 से लेके 8% हमारे पास प्रोटीन पाए जाते थे, है ना। प्रोटीन हो गया, आयंस हो गए, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गए। अब प्लाज्मा के अंदर अगर हमने वहां पे क्या करते थे, प्लाज्मा से माइनस हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स करते थे, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दिया, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को, रक्त का थक्का जमाने वाले फैक्टर्स को माइनस कर दिया, तो सरकार क्या बन जाता है हमारे पास, ये बन जाता है हमारे पास सीरम। ये क्या बन जाता है, सीरम। और सीरम किसके काम आता है, ये हमारे आता है वैक्सीनेशन के काम आता है, वैक्सीनेशन के या वैक्सीन बनाने में काम आता है, ये चीज हमें पता है। और पहली वैक्सीन किसने बनाई थी, ये भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहली वैक्सीन बनाई किसने थे, एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। ओके जी, ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ताकि आपकी बार बार रिवीजन होती रहे, ये चीज साथ के साथ ही कवर करनी चाहिए ना। अब पूछा जाता है कि ये बताइए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है मैक्सिमम किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। देखिए, आप बोलोगे कि आरबीसी में तो सिर्फ 20 से लेके 25% ही हमारी आरबीसी इसको कवर करती है, ठीक है, सिर्फ 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाती है आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं। बट 70% ये बाइकार्बोनेट फॉर्म में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, किसके फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है। और 7% CO2 हमारा डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा में घुलनशील होता है, ये प्लाज्मा में घुला होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चीज पता होनी चाहिए। ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ऑक्सीजन कहाँ पाई जाती है, तो आरबीसी के अंदर पाई जाती है, लाल रक्त कोशिकाएं लेके जाती है। और CO2 क्या है, देखो यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर O2 भी डिसॉल्व्ड है और CO2 भी डिसॉल्व्ड है। बट क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्मेट में पाई जाती है हमारी बॉडी में, या सबसे ज्यादा किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है। तो याद रखिए कि ये बाइकार्बोनेट फॉर्म में होती है, आरबीसी में नहीं होती। आरबीसी में सिर्फ 20 से 25% ही हमारी CO2 लेके जाती है आरबीसी, बस। इसके अलावा 70% कार्बन डाइऑक्साइड हमारी क्या है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होती है। बाइकार्बोनेट्स के बारे में बात करेंगे जब केमिस्ट्री के बारे में बात आएगी। तो यहाँ पे कौन सी चीज हमें याद रखने वाली है, तो उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये है 70% हमारे पास ये है, ठीक है जी। अब ये क्या है, 97% हमारे पास क्या है, आरबीसी वाला, ये O2 के साथ लिंक्ड है। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेज हमारी ऐसी हो रही है, सबसे ज्यादा O2 को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, आरबीसी। CO2 किस फॉर्मेट में ट्रांसपोर्ट होती है, परिवहन किस फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं सरकार। अगर कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट्स में हम मेरे से पूछ सकते हो, एंड हम आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे, ठीक है जी। अब शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, शरीर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस मात्रा में पाई जाती है, तो याद रखिएगा O2 ऑक्सीजन पाई जाती है। और ये सीधा एसएससी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछती है, मैं पहले बता रही हूँ। वन डे एग्जाम्स में, कोई भी वन डे एग्जाम्स में देखा जाए तो ऐसे वाले क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको बहुत सारी गैसेज दे दिए जाएंगे, नाइट्रोजन भी दे दी जाएगी, CO2 भी दे दी जाएगी, O2 भी दे दी जाएगी, तो आप क्या करोगे, उस पर कंफ्यूज हो जाओगे। आपने ऑक्सीजन के बारे में भी कुछ ना कुछ पढ़ा है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है, आपको नाइट्रोजन के बारे में भी सब कुछ पता है, बट आप वहां जाके कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको क्या चीज याद रखनी, शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो ऑक्सीजन पाई जाती है। पर फेफड़ों की बात करी जाए, फेफड़ों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, CO2 है। कौन सी है, CO2। अब ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, पर फेफड़ों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस हमारी CO2 है। दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन आता है। अब देखिए, इनहेल का मतलब होता है सांस लेना, मतलब अंदर सांस लेना, है ना। अगर बात करें एक्सहेल की, तो एक्सहेल का मतलब होता है सांस छोड़ना, ठीक है जी, सांस को बाहर छोड़ना, है ना। अब ऑक्सीजन की बात कर ली जाए, देखो ऑक्सीजन इनहेल हम उतना ही करेंगे जितना % हमारा आसपास एयर में पाया जाता है, ठीक है, आसपास एयर में जितना हमारे पास पाया जाता है तो उतना ही हम इनहेल या सांस लेंगे। तो ऑक्सीजन कितनी है हमारी एयर में, तो 21% ऑक्सीजन है, ये चीज हमें पता है, तो 21% हम अंदर ले लेते हैं, ठीक है जी। और बात कर लेते हैं यहाँ पे CO2 की। CO2 क्या है, 0.04% होती है, और 4% हम एक्सहेल या सांस छोड़ते हैं। अब नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन जितनी अंदर आपने ली उतनी ही बाहर छोड़ दी, मतलब क्या है, इसकी मात्रा चेंज नहीं होती, इसकी मात्रा उतनी ही रहती है, नो चेंज,
इसमें क्या है, नो चेंज, कोई मात्रा चेंज नहीं होती, ठीक है, नो चेंज, कोई मात्रा चेंज नहीं होती, कोई मात्रा चेंज नहीं होती, नहीं होती, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के बारे में हमने बहुत सारी चीजें कर ली है। हीमोग्लोबिन पता है कि एक पिगमेंट है, एक तरह का प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, और ये चीज हमें पता है हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है। वो क्या करता है, वो करता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, स्थानांतरण करने में उसका मदद करता है। और दूसरी चीज हमें ये भी पता है, हीमोग्लोबिन को सबसे ज्यादा प्यार करने वाली कौन सी गैस है, जब एक बार उसको जकड़ ले दोबारा छोड़ती नहीं है, वो है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, डेथ का कारण बन जाती है, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन को इतना प्यार से जकड़ती है, दोबारा उसको छोड़ती नहीं है। ना छोड़ने की वजह से क्या होता है, दिक्कत हो जाती है ना। क्यों है, क्योंकि आपने हीमोग्लोबिन ने क्या काम करना है, ऑक्सीजन को लेके जाना है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड उसके साथ चिपक के बैठ जाएगी तो ऑक्सीजन कहाँ उसको आने देगा, है ना। तो ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी तो मतलब क्या है, हम थोड़ा सांस लेने में हमें प्रॉब्लम आएगी और हमारी ऑक्सीजन जगह जगह पे नहीं पहुंच पाएगी हमारे सारे बॉडी पार्ट्स पे, तो इस वजह से हमारी डेथ का कारण बन जाता है। जब इस चीज के बारे में पता चल गया, फिर हम चलते हैं हीमोग्लोबिन की तरफ। देखिए, हीमोग्लोबिन हमारे पास कितना पाया जाना चाहिए, ये चीज पता होनी चाहिए। पहली बात तो हीमोग्लोबिन हमारे पास 12 से लेके 16 ग्राम तक पाया जाना चाहिए, 12 से लेके 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड या पर 100 ml ऑफ रक्त पाया जाना चाहिए हीमोग्लोबिन। अब 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन हमारा कितना ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, ये करता है 1.34 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन। जब ये चीज क्लियर हो गई, फिर 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन हमारे क्या है, 15 इंटू 1.34 मतलब क्या है, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन हमारा ट्रांसपोर्ट करता है। ये मैं आपको सीधा भी करवा सकती थी, बट मैं आपको इस वजह से कैलकुलेशन बता रही हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो कि हाँ जी, ये चीज अगर आपको कभी भी कंफ्यूज भी करती है तो आप आराम से निकाल पाओ। तो पूरे 100 ml ऑफ ब्लड में हमारे 20 ml ऑफ ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। दोनों का रेशियो याद रख लो, 100 ml रक्त में हमारे पास कितनी ऑक्सीजन, हमारे पास 20 ml ऑक्सीजन पाई जाती है, ये हमारे पास रक्त है, ठीक है जी। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन सीधा सीधा एसएससी में पूछा गया है। ये पूछा गया था, ये बताइए कि 100 ml ऑफ ब्लड में कितना ऑक्सीजन पाया जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे ऑप्शन दे रखे थे, जैसे आपको 10 ml दे रखा था, वहां पे 15 ml दे रखा था, 20 ml दे रखा था, एंड डी वॉज नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ऐसे वाले ऑप्शन थे वहां पे, नन ऑफ दीज। तो ऐसी वाली चीजें आपके जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को ऐसे ही याद रखा करिए, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल ऐसे ही उठा के एग्जाम में आ जाता है। वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते हैं ना। क्वेश्चन फॉर्मेट कहाँ से, क्वेश्चन फॉर्म कहाँ से होंगे, इसी से तो होंगे जो ऑलरेडी आ रखी है, वहां से होते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं, रेस्पिरेशन को रेगुलेट कौन करता है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो होता है कंट्रोल करना रेस्पिरेशन को, है ना, एक तो होता है कंट्रोल करना रेस्पिरेशन को, एक होता है कि उसको एक तो नियंत्रित करना। तो नियंत्रित कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। वो कहाँ पाया जाता है, हाइंड ब्रेन में पाया जाता है, मतलब क्या है, पीछे वाली ब्रेन में पाया जाता है। तो रेगुलेशन कौन करता है रेस्पिरेशन को, ये चीज याद रखना, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ पाया जाता है, हाइंड ब्रेन में पाया जाता है, मतलब क्या है, पीछे वाली मस्तिष्क में पाया जाता है। अब बात करते हैं पॉन्स की, तो पॉन्स भी, पॉन्स हमारे क्या है, जो रेगुलेटरी, जो हमारे रेस्पिरेशन के ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो ऑर्गन्स है उनको कंट्रोल करने में मदद करता है, उनकी ग्रोथ में, उनको कंट्रोल करने में कौन सा मदद करता है, पॉन्स। तो दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। आपको एग्जाम में क्या दिया जाएगा, आपको एग्जाम में एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, या तो मेडुला ऑब्लोंगेटा दिया जाएगा या आपको पॉन्स दिया जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने दोनों में से एक क्लिक करना है, कोई भी जो दिया होगा आपने उसको मान लेना है। अगर बात करते हैं रेस्पिरेशन कंट्रोल कौन करता है, मतलब नियंत्रित कौन करता है पूरी रेस्पिरेशन को, तो ये करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर बात करते हैं कि जो हमारे लंग्स वाले, जो लंग्स हो गया या हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गए, या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गए, उनको कौन नियंत्रित, उनको कौन देखता है, उनकी ग्रोथ को कौन देखता है, उनको देखता कौन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को, तो वो देखता है हमारा पॉन्स। वो क्या देखता है, पॉन्स देखता है। दोनों चीजें देखते हैं, ठीक है जी। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब देखिए, जो रेस्पिरेशन की बात करते हैं, रेस्पिरेशन की बात करते हैं, श्वसन की बात कर लेते हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है,
अब देखिए हमारे शरीर में जितनी भी प्रतिक्रियाएं हो रही है, जितनी भी हमारी क्रियाएं हो रही है, वो क्या है, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। चाहे हमें सांस ले रहे हैं, चाहे हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, चाहे पाचन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, मेटाबॉलिज्म में आ जाती है। अब इसमें दो है, एक तो कैटाबॉलिज्म हो गया, अब एक होता है एनाबॉलिज्म। एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में हमने ये भी चीज बात करी थी, हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम करा था, जब डाइजेस्टिव सिस्टम करा था उसमें हमने ये चीज करी थी कैटाबॉलिज्म के बारे में। उसमें देखा था जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है ना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब क्या है, जो बड़े अणु है वो छोटे अणु में टूट जाते हैं। जैसे डाइजेशन है, डाइजेशन भी क्या है, कैटाबॉलिज्म में। पाचन मतलब क्या है, डाइजेशन, ये भी किसका पार्ट है, पाचन का। अब एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, ये बताइए इनमें से कौन सा कैटाबॉलिज्म है, इनमें से कौन सा एनाबॉलिज्म है ना। डाइजेशन हो गया, ये भी क्या है। अब रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म कैसे हो गया, ये देखिए। अब क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी होती है। मतलब क्या है, हमें एनर्जी मिलती है, किसी को ब्रेक डाउन या किसी को तोड़ के मिलती है ना, फूड को तोड़ के हमारे पास क्या है, एनर्जी आती है। तो ये रेस्पिरेशन का पार्ट है, श्वसन का पार्ट है। अगर एनाबॉलिज्म की बात करी जाए तो जैसे प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से हमारे मसल्स बनते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं, बहुत सारे हार्मोन से हमारी बहुत सारी चीजें ग्रोथ होती है। तो सिंपल मॉलिक्यूल्स जो हमारे छोटे अणु होते हैं वो कंबाइन करके बड़े अणु बनाए, कंबाइन करके बड़े अणु बनाए, तो उनको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। उनको क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। तो दोनों चीजें पता होनी चाहिए। एनाबॉलिज्म क्या है, हमारी ग्रोथ हो रही है। और कैटाबॉलिज्म में क्या है कि हमने डाइजेस्ट करें, रेस्पिरेशन करें, या और बहुत सारी ये सारी चीजें जो क्रियाएं जितनी भी हमारे शरीर में चल रही है, ये सारी की सारी मेटाबॉलिज्म में आती है, सारी की सारी। अब आप मेटाबॉलिज्म, आप कई लोग बोलते हैं ना कि यार इसका मेटाबॉलिज्म बड़ा स्ट्रांग है, इसका मेटाबॉलिज्म बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है, आपके शरीर की जितनी भी प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं, वो सारी मेटाबॉलिज्म में आ जाती है, ठीक है। उसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म अलग अलग हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पहली बात तो ये चीज पता होनी चाहिए। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि बाहर जो बाहर ऊष्मा दे, ठीक है, जो ऊष्मा बाहर दे, है ना। अब एक तो होता है कि इन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक मतलब क्या है, जिसके अंदर ऊष्मा चाहिए, हमें बाहर से ऊष्मा जाती है, फिर अंदर की तरफ ऊष्मा सारी आ जाती है, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। और एक होती है एक्सोथर्मिक। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि ये बताइए इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक है, कौन सा एंडोथर्मिक है। तो ये चीज की याद रखिएगा, जो रेस्पिरेशन है वो कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब क्या है, जो हमारी ऊष्मा बाहर देती है। हमें पता है कि जब हम फूड को तोड़ते हैं ऑक्सीजन की मदद के साथ, तो क्या है, हमारे पास एनर्जी मिलती है। और ये चीज एनर्जी क्या है, ठीक है, एनर्जी हमारी क्या देती है, हमें ऊष्मा देती है, बाहर हीट देती है, बाहर एनर्जी देती है। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, ये एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है। अब रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म है, ये भी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। कैटाबॉलिज्म है जो हमारी रेस्पिरेशन है, ये भी चीज क्लियर होनी चाहिए। दोनों चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए, एक्सोथर्मिक भी है और कैटाबॉलिज्म भी है। कैटाबॉलिज्म के बारे में पता है कि ये मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट है, एक टाइप है, जिसमें क्या है, जो बड़े अणु है वो क्या है, छोटे अणु में टूट जाते हैं, ठीक है, छोटे अणु में टूट जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। जैसे पाचन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, श्वसन हो गया, तो ये सारे क्या हो गया, हमारे कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। चलो अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे ही हमारे पास एक ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो ऑक्सीजन जब इसके ऊपर जाके एक्ट करती है, इसके ऊपर प्रॉपर इसको तोड़ती है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास 6 CO2 बनता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, H2O बनता है, और एनर्जी मिलती है। और एनर्जी हमारी 686 किलो जूल जितनी हमारी एनर्जी मिलती है। और एनर्जी करेंसी कौन सी होती है, हमारे पास ATP के फॉर्म में हमारी क्या है, एनर्जी स्टोर हो जाती है, हमारी ऊर्जा स्टोर हो जाती है, ठीक है जी। तो ATP का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं ATP को। तो ये चीज पता होनी चाहिए। ट्राई से याद रखिएगा, टी का मतलब है ट्राई, ठीक है, और फॉस्फेट से पी, ठीक है, फॉस्फेट से पी, और एडिनोसाइड से ए। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब एसएससी क्या करेगा, आपको ATP का फुल फॉर्म पूछता है, ATP का फुल फॉर्म बताइए। फुल फॉर्म के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको पूछा जाता है कि पावर करेंसी किसको बोलते हैं, ATP को बोलते हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब क्या होता है, जैसे ग्लूकोज के ऊपर ऑक्सीजन आता है, कई बार ये रिएक्शन भी पूछी जाती है कि कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, CO2 बनता है, H2O बनता है, नाइट्रोजन बनता है, कुछ ऐसे करके आपको रिएक्शन दे दिया जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसके बारे में भी पूछा जाता है, इसके बारे में भी, और इसके बारे में भी, और इसके बारे में भी। तो ये वाली जितनी भी स्लाइड्स हम कर रहे हैं, ये सारी किसी ना किसी एग्जाम में आई हुई है। आगे चलते हैं, हमारे पास ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। अब ऑर्गन्स में बात कर लेते हैं, पहले तो डड्डुओं के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। अब डड्डुओं के बारे में ध्यान से सुनिए। पहले आगे हमारे पास फिशेस की बात करते हैं ना।
स्पीसीज मतलब फिशेस, फिशेस की बात कर लेते हैं, मछलियों की बात कर लेते हैं। अब क्या होता है, कईयों की राशि पाइसेस होती है। अब क्या होता है, उनका आपने देखा होगा, उनके एक मछली जैसा निशान बना होता है ना, ठीक है। एंड वो पाइसेस वाला कौन सा है, उनमें क्या होता है कि स्पेशली जो गिल्स होते हैं ना, गलफड़े होते हैं, उनके दौरान मतलब गलफड़े क्या है, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये तो सबको पता है। अब एम्फीबियंस या फ्रॉग्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। पहले हम एक बार स्लाइड पढ़ लेते हैं, मैं थोड़ा गर्म पानी पी लूँ एंड फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास क्या है, मछलियों की बात करते हैं। तो मछलियों में क्या होता है, मछलियों में हमारे पास गलफड़े होते हैं, और मछलियों में क्या था, हमने ये भी देखा था, सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन होता है, एक तो ये चीज देखी थी। सिंगल सर्कुलेशन में क्या है, दिल में एक बार ब्लड जाता है। ये हमारे फिशेज में होता है। फिशेज में हमारे पास क्या है, दो डबल सर्कुलेशन होता है, मतलब क्या है, 2 बार दिल में ब्लड आता है। और फिशेज में सिंगल सर्कुलेशन होता है, ये चीज हमें पता है। और फिशेज में क्या है, एक वेंट्रिकल आता है, एक वेंट्रिकल होता है, 2 भागों में डिवाइड होता है इनका दिल, एक वेंट्रिकल और एक हमारे पास एट्रियम होता है। 2 ही चीजें थी, 2 भागों में डिवाइडेड है फिशेज का, बस और कुछ नहीं था। फिशेज के बारे में इतना पता है, ये पुरानी रिवीजन है, मैं आपको करवा रही हूँ ताकि आपको चीजें याद रखें। और गिल्स के थ्रू हमारे पास क्या है, रेस्पिरेशन या श्वसन होता है, अगर फिशेज की बात करते हैं। अब आते हैं एम्फीबियंस में, अबेचर में, जिसमें फ्रॉग कर रहे हैं। जो फ्रॉग बिल्कुल छोटा होता है उसको बोलते हैं टैडपोल। उसको क्या बोलते हैं सरकार, टैडपोल बोलते हैं। और ये क्या है, गिल्स या गलफड़ों के थ्रू दौरान गलफड़े जब रेस्पिरेशन श्वसन में गलफड़ों का यूज करते हैं। अगर बात करें अब थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, एडल्ट हो जाते हैं, तो क्या यूज करने लग जाते हैं, लंग्स का यूज करते हैं, लंग्स का। अब हमने देखा है जो डड्डू होते हैं, ठीक है, गर्मियों में तो खूब बाहर निकलते हैं ना, रेनी सीजन में भी निकलते हैं। अब उसके बाद ये कहीं जाके छिप जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सप्तावस्था, या उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन कहते हैं ना कि मैं हाइबरनेट होने वाला हूँ, फोन को हाइबरनेट कर दिया, पीसी को हाइबरनेट कर दिया, है ना। तो हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारे क्या है, सोने वाली अवस्था में, ठीक है, सुप्तावस्था में पाया जाना ना। अब हाइबरनेशन में क्या होता है, हाइबरनेशन में ये लोग क्या करते हैं, स्किन जो इनकी बाहर वाली स्किन है ना, उनसे ये रेस्पिरेशन या श्वसन करते हैं। मतलब क्या है, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होती है वो किसके कारण, जो गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो स्किन के थ्रू होता है, मतलब क्या है, हमारी त्वचा के अकॉर्डिंग होता है। फ्रॉग्स की बात कर लेते हैं। हाइबरनेशन में ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, फ्रॉग्स हाइबरनेशन के दौरान किस ऑर्गन का यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। तो आपको याद रखना है, स्किन या त्वचा की बात कर लेते हैं। एडल्ट्स की बात कर लेते हैं, तो एडल्ट्स में क्या है, यूज करते हैं, फेफड़े यूज करते हैं। टैडपोल मतलब जो वो छोटे से होते हैं तब वो गलफड़ों का यूज करते हैं। अब बात करते हैं रेप्टाइल्स या सरीसृप की बात कर लेते हैं। अब देखिए ये वाला लिजर्ड दिख रहा है ना, ऐसे वाले रेप्टाइल, स्नेक हो गया ना, ये सारे क्या यूज करते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये यूज करते हैं, लंग्स भी यूज करते हैं, फेफड़े यूज करते हैं। अदरवाइज जब ये कहीं बाहर घूम रहे होते हैं, ये आराम से लंग्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अब अगर जब ये हाइबरनेट हो जाते हैं, जब ये हाइबरनेट हो जाते हैं, ये यूज करते हैं स्किन, ये यूज करते हैं स्किन को यूज करते हैं, मतलब अपनी त्वचा को यूज करने लग जाते हैं हाइबरनेशन में। अब जो छिपकलियां होती है, पंजाबी में किरली बोलते हैं, छिपकलियां होती है, छिपकलियां हमारे पास गर्मियों में खूब इधर उधर दंडराती फिरती रहती होती है ना, कभी किसी के खाट के ऊपर गिर गई, ठीक है, कभी कहाँ गिर गई। अब ये बेचारी ये सारे काम करते रहते हैं, पर जैसे ही सर्दियां आनी स्टार्ट हो जाती है ये गायब हो जाती है। वहां पे क्या है सरकार, ये स्किन से अपना क्या है, पूरा रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब क्या है, जितना भी इनका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होते हैं, ठीक है, वो किसके दौरान होते, किसके थ्रू हो रहे होते हैं, स्किन के थ्रू, स्किन की हेल्प से। अगर बात कर लेते हैं पक्षियों की, बात कर लेते हैं, एव्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये लोग यूज करते हैं फेफड़े। ये बेचारे जितने प्यारे दिखने में होते हैं ना, ये बेचारे उतने ही हमारी तरह ही ये बेचारे लंग्स को यूज करते हैं। अगर बात कर लेते हैं सर्कुलेशन का, ये भी है, इनके सर्कुलेशन भी सेम है। इनका भी दिल क्या है, 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, जैसे हमारे 4 टुकड़ों में डिवाइडेड है हमारा दिल, ठीक है, 4 टुकड़े कर रखे हैं, वैसे इनका क्या है, 4 चैम्बर्स बने हुए हैं, एव्स और पक्षियों की भी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैमल्स का। स्तनधारियों के बारे में हमें पता है, स्तनधारियों के बारे में, स्तनधारियों को पता है कि लंग्स यूज होते हैं, फेफड़े यूज होते हैं, ये चीज पता है। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स ये होते हैं जिनके पीछे रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, मतलब क्या है, ये बड़े फ्लेक्सिबल से होते हैं ना, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। हम रीढ़ की हड्डी के कारण हम सीधे इरेक्ट खड़े होते हैं, रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आई हम बैठ उठ नहीं पाएंगे, हम बहुत सारी और इश्यूज आ जाएंगे, है ना। इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, देखिए टेप वॉर्म, टेप वॉर्म का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, टैनिया सेलियम। ये मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन करा है, क्योंकि सीधा सीधा बहुत बार एसएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 डे एग्जाम्स में।
तो ये क्या करती है, स्किन से सांस लेते हैं। ये देखो टेप वॉर्म यहाँ पे है, ये देखो व्हाइट कलर का है ना, ये सारा टेप वॉर्म है। और टेप वॉर्म का जो साइंटिफिक नाम है ये टेनियम सेलियम है, और स्किन से सांस लेते हैं। ये देखो ना इनकी स्किन कितनी पतली सी है, ये स्किन से सांस लेते हैं। अब अर्थवॉर्म को देखो, अर्थवॉर्म ये केचुआ की बात कर लेते हैं, ये भी स्किन से अपना सांस लेते हैं। ये देखो ऐसे करके ना, ये हमारा केचुआ है, अर्थवॉर्म है, और ये भी क्या है, स्किन या त्वचा से अपना सांस लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉकरोच का। कॉकरोच ना हमारा दुनिया से अलग चलता है, ये चीज हमने ऑलरेडी कर रखी है कॉकरोच के बारे में, कॉकरोच के चैम्बर्स के बारे में भी डिस्कशन करा था। कॉकरोचेस किससे अपना सांस लेते हैं, ये लेते हैं ट्रैकिया से। ये किससे लेते हैं, सिर्फ ट्रैकिया, श्वास नली को यूज करते हैं, बस इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं होता सांस लेने के लिए। ट्रैकिया को यूज करा, बस उसके लिए सांस अंदर लेते हैं, उससे ही सांस बाहर छोड़ते हैं। अब कॉकरोच बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद, बट हम क्या करें, कॉकरोच बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत बार अर्थवॉर्म और कॉकरोच के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, अर्थवॉर्म, केचुआ और कॉकरोच, ये एग्जाम के सबसे फेवरेट है क्योंकि ये दुनिया से अलग चलते हैं। अब कई बार, एक बार क्वेश्चन ऐसा आया था कि ये बताइए कौन ऐसा जानवर है, ठीक है, जिसमें क्या है, हमारी आरबीसी किसमें घुली हुई है, प्लाज्मा में घुलनशील है, प्लाज्मा में घुली हुई, तो ये हमारा क्या है, अर्थवॉर्म है। और अर्थवॉर्म में हमें व्हाइट कलर का ब्लड दिखता है, व्हाइट कलर का, है ना। चलो जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंसेक्ट्स की या कीट की। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इंसेक्ट्स हमारे दो टाइप के, एक तो टेरेस्ट्रियल है और एक्वेटिक है ना। इंसेक्ट्स बड़े खतरनाक प्राणी होते हैं, ये दुनिया से अलग चल रहे होते हैं, ये टांगे ऐसे करके अपनी फैला के रखते हैं ना। अब ये देखिए यहाँ पे एक बेचारा एक दोस्त है, ठीक है, अब ये इसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे आने वाली है, वो लात मार के उसको नीचे भगा रहा है, देखो है ना, ठीक है। अब ये बड़े शैतान होते हैं क्योंकि इनको नीचे गिरे तो इनको कुछ होने वाला नहीं है ना। अगर इंसेक्ट्स की बात करें तो टेरेस्ट्रियल की बात कर लेते हैं, मस्कीटो टू लेके मच्छी तक, ठीक है। अब मक्खी तक, यहाँ पे मक्खी लिखनी थी, मक्खी, ठीक है, मस्कीटो टू लेके मक्खी जितने भी है हमारे पास टेरेस्ट्रियल है ना। इनमें क्या यूज करते हैं, बुक लंग्स यूज करते हैं। ये क्या यूज करते हैं, बुक लंग्स, पीछे आपने देखा होगा हल्का सा ऐसे करके कुछ प्रोजेक्शन से लगा होता है, ये उनके बुक लंग्स होते हैं। अगर एक्वेटी की बात करें तो वहां पे बुक गिल्स आ जाएंगे, बस नाम थोड़ा सा चेंज हुआ, बस आपको याद रखना है, लंग्स मतलब टेरेस्ट्रियल और गिल्स मतलब आप हमारा पानी के साथ लिंक्ड है। चलो आगे चलते हैं, अब लंग्स या फेफड़ों की बात कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स रह गए थे हमारे, उसके बारे में हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं। एक तो स्टडी जो लंग्स के अध्ययन को क्या बोला जाता है, पल्मोनोलॉजी बोलते हैं, और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, पल्मोनोलॉजी क्या है, तो ये चीज याद रखना, लंग्स के बारे में बात हो रही है। अब 1.3 kg वेट है, ये चीज पता होनी चाहिए लंग्स के बारे में। और हमें पता है कि सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, लिवर इज सबसे बड़ा ग्लैंड, तो जो हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा पाया जाता है, लिवर पाया जाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड, और इसका क्या है, वेट भी सबसे ज्यादा पाया जाता है लिवर का, ठीक है जी, यकृत का। और इसके बाद ये क्या है, हमारे पास राइट या दाया की बात कर लेते तो ये है 700 ग्राम, और लेफ्ट क्या है, बाया 600 ग्राम। ये थोड़ा सा छोटा होता है क्योंकि इसने दिल को थोड़ी सी जगह देनी होती है, इसने क्या करना होता है सरकार, दिल को थोड़ी सी जगह देनी होती है, इस वजह से ये थोड़ा सा छोटा पाया जाता है। अब राइट के बारे में हमने कल डिस्कस करा था, ये क्या है, 3 भागों में डिवाइडेड है। अगर लेफ्ट की बात कर लेते तो लेफ्ट क्या है, 2 भागों में डिवाइडेड है। एल्वियोलाई की बात कर लेते तो एल्वियोलाई कितनी पाई जाती है, 250 से लेके 300 मिलियन एक फेफड़े में पाई जाती है। और ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग है, सबसे छोटी यूनिट होती है लंग्स की। सबसे फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई। और ये चीज याद रखिएगा, एक लंग में हमारे पास इतने राउंड पाए जाते हैं। अगर 2 लंग्स की बात करी जाए तो 500 मिलियन एल्वियोलाई पाई जाती है, इतनी ज्यादा पाई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब कल की क्लास में क्या करेंगे, हम करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो मंडे होगा, मंडे की क्लास में हम यही चीज करेंगे, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ये मंडे के टॉपिक्स हैं, इनको प्रॉपर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीजें होंगी, किस किस फॉर्मेट में होगी। फ्राइडे और सैटरडे कल आपके लिए एमसीक्यूज लेके आ रही हूँ। कल आप एक्टिवली सब लोग ने पार्टिसिपेट करना है, 5 से 6 आपने जितने भी चैप्टर्स हो रखे हैं सबको रिवाइज कर लीजिएगा, अपने नोट्स उठा लीजिएगा। 5 से 6 आपका टेस्ट लूंगी, कल मेरा दिन है, कल आप सारे ऑनलाइन आओगे 5 से 6, और हम बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते जाएंगे। और मैं कल आपकी नॉलेज टेस्ट करने वाली हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ के आपको। तो सरकार कल जुड़ना ना भूलिएगा, 5 से 6 मिलते हैं आपा जी, ठीक है जी। एंड आपने जितने भी पुराने चैप्टर्स हुए हैं सारे ਨੂੰ रिवाइज कर लियो, ताकि 5 तो 6 ਤੁਸੀਂ लगातार क्वेश्चन के आंसर देते रहो, है ना। आपका रिवीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार चीज़ें पढ़ लेते हैं हम अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, बट उनका रिप्लाई करना, उनको कैसे आपने यूटिलाइज करना, एग्जाम में आपको याद रहना, ये सारा का सारा रिवीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपने रिवाइज नहीं करा, आपको कुछ भी चीज़ें याद नहीं रहेंगी। चलो जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ, मिलते हैं आप किन्ने 5 ਤੋਂ 6 कल
ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀ ਡੇ ਵਿਦ ਦ MCQs। ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ MCQs ਦੀ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਕੇਅਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਐਂਡ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗॉड ब्लेस यू।